आपके साथ मैं अदिति त्यागी। 8 बजने को और आपके लिए वक्त मुद्दों के पर बहस के नए मंच का, यानी कसम संविधान का। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें, आज हम बात किस पर करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिजाब की। ईरान से लेकर इंडिया तक हिजाब हक है या फिर किसी की हट है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज यही अपने आप में बड़ा सवाल है। जब समाज आगे की सोच रखने की बजाय पीछे धकेलने पर आमादा हो तो फिर जलती है क्रांति की चिंगारी। आज इस बायोस्कोप से हम आपको एकदम ताजी तस्वीर दिखाएंगे। बायोस्कोप सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तस्वीर आज की नहीं लगती है। इस पहली तस्वीर के जरिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये क्रिश्चियन अमनपोर CNN इंटरनेशनल में काम करती हैं। ये जो खाली कुर्सी है, आप जानते हैं किसकी है? ये ईरान के राष्ट्रपति की कुर्सी है। क्रिश्चियन को ईरान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिश्चियन के सामने, महिला पत्रकार के सामने कुर्सी क्यों खाली है? तो ये कुर्सी इसलिए खाली है क्योंकि इन्होंने, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने हिजाब पहनने से, सिर ढकने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया। अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक तरफ ये तस्वीर जहां एक महिला पत्रकार जाती है, ईरान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू करना चाहती है, लेकिन उसे इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि उसने सिर नहीं ढका। और अब ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? जो महिला आपको पिटते हुए दिख रही है, पिटती दिख रही है, उस पर जुर्म सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये जुर्म क्योंकि महिला ने हिजाब नहीं पहना है, तो जुल्म किया जा रहा है महिला पर। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब इस जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं वो हिजाब को जला भी रही हैं और सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। दरअसल इसे आप क्रांति की तस्वीर कह सकते हैं। महिला कार पर खड़ी दिखाई दे रही है आपको, और ईरान की सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की। अब अगली तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इसे आप कट्टरता के खिलाफ क्रांति भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि दमन की कोशिश पूरे तरीके से ईरान की सरकार द्वारा की जा रही है। और ये एक और तस्वीर है, और ये तस्वीर क्या है? चौथी तस्वीर। आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, क्योंकि सूट बूट पहने इन साहब ने चेहरा इसलिए छिपा रखा, ढक लिया है, क्योंकि सामने जो महिला पत्रकार सवाल पूछ रही है वो स्कर्ट पहने हुए है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने 3 दशक पुराने बायोस्कोप का इस्तेमाल आज कसम संविधान की में क्यों किया है। तो बायोस्कोप से निकलकर अब आज की तस्वीर पर आ जाते हैं। सीधे आपको ईरान ले चलते हैं, जहां से हिजाब क्रांति शुरू हुई और अब पूरी दुनिया में फैल रही है। ईरान की महिलाएं सड़कों पर हैं। वो इस्लामिक सोच के सहारे महिलाओं के अधिकारों को बांधने के लिए बनाई गई रूढ़ियों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ईरान के हुक्मरानों को ये संदेश दे रही हैं कि वो हिजाब के पीछे छिपी कट्टरता के सामने घुटने नहीं टेकेंगी, झुकेंगी नहीं। हिजाब क्रांति की तस्वीरें सिर्फ ईरान की राजधानी तेहरान में ही नहीं, बल्कि 15 शहरों से आ रही हैं। ये गुस्से की आग है, ये दमन के सामने घुटने ना टेक देने वाला दृढ़ निश्चय। हिजाब नहीं पहनने की वजह से, आपको याद होगा, 20 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद 16 सितंबर से फैली आक्रोश की साग में ईरान की हर महिला खुद को भागीदार मान रही है, हिस्सेदार मान रही है। हालांकि ईरान की सरकार इस हिजाब क्रांति पर आंखें मूंदने का नाटक भी कर रही है। तभी तो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनेई सभा को संबोधित करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है वो अपने संबोधन में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का जिक्र तक नहीं करते हैं। प्रदर्शनकारी महिलाएं ये बात जानती हैं कि हिजाब से उनकी आजादी मौलवियों को मंजूर नहीं है। वो सरकार को चुनौती भी दे रही हैं कि इन मौलवियों के भरोसे ज्यादा दिन हुकूमत नहीं चलने वाली है। ईरान से हिजाब क्रांति अब अमेरिका भी पहुंच चुकी है। हिजाब के पीछे छिपी कट्टर सोच पर चोट की एक तस्वीर न्यूयॉर्क से भी देखने को मिली है। और उस तस्वीर में क्या है? उस तस्वीर में ईरान के राष्ट्रपति, जो तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई, ईरान के राष्ट्रपति का एक अमेरिकी न्यूज चैनल CNN इंटरनेशनल पर ये खाली कुर्सी बताने के लिए काफी कि उनमें दम नहीं कि वो सवालों का सामना कर सके, इसलिए एक महिला के सिर ना ढकने का उन्होंने बहाना बनाया और वो टीवी एंकर के सामने, न्यूज एंकर के सामने नहीं आए। पहले शर्त रखी कि वो या तो हिजाब पहन ले, सिर ढक ले, उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा, तभी बात हो पाएगी। लेकिन रईसी की शर्त महिला पत्रकार क्रिश्चियन अमनपोर ने ये कहते हुए, याद दिलाते हुए ठुकरा दी कि वो उस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं जो उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर दे। ईरान के राष्ट्रपति भी अड़े रहे और इंटरव्यू के लिए पहुंचे ही नहीं। दिलचस्प बात आपको बता दें कि पत्रकार अमनपोर खुद ईरानी हैं और तेहरान में ही पली बड़ी भी हैं।
क्रिश्चियन अमनपोर का हिजाब पहनने से इंकार ईरान के राष्ट्रपति रईसी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं, क्योंकि अपने देश की महिलाओं की हिजाब के खिलाफ क्रांति को तो वो लगातार उपद्रव करार दे रहे हैं। और दुनिया भर में महिलाएं हिजाब प्रेमी गैंग को आईना भी दिखा रही है। तो वो तस्वीर जो आपने देखी, क्रिश्चियन अमनपोर इंटरव्यू के लिए जाती हैं लेकिन ईरान के राष्ट्रपति उनका सामना नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तस्वीर जो लगातार आपने देखी है वो है किस तरह महिलाएं हिजाब प्रेमी गैंग को आईना दिखा रही हैं, वो हिजाब से आजादी मांग रही हैं। तो दूसरी तरफ अब आप सोचिए, ये तो आपने इंटरनेशनल तस्वीरें देखी, अब ये तस्वीर देखिए, दूर की नहीं है, इंडिया की तस्वीर है। भारत की उन लड़कियों की तस्वीर देखिए जो स्कूल कॉलेजेस में हिजाब लगाकर पढ़ना चाहती हैं और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। कानूनी दलील में हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा बताया जा रहा है। कुछ भारतीय सियासतदानों को तो ईरान के हिजाब क्रांति से भारतीय महिलाओं के ना जुड़ने की वजह उनकी मानसिक कमजोरी भी नजर आ रही है। सियासत किसी भी हद तक जा सकती है। तो सियासत में कुछ नेताओं को लग रहा है कि भारत की जो महिलाएं हैं वो मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है। अब इंतजार इस बात का है कि क्या ईरान से हिजाब क्रांति भारत पहुंचेगी। 43 साल बाद ईरान में जनता फिर सड़कों पर है। 1979 में सड़कों पर हुई क्रांति ने ईरान का इतिहास बदल दिया था, ईरान को इस्लामिक बना दिया था। इस बार स्ट्राइक कट्टरपंथ पर है। हालांकि जिस देश में धार्मिक गुरु के वचन का मतलब ही शासन हो, उस देश में हिजाब जैसी जंजीर को तोड़ना आसान काम नहीं है। तो जल्दी से आपको बताते हैं कसम संविधान की आज के अंक में हिजाब पर बहस क्यों जरूरी है। आज हिजाब पर बहस जरूरी है क्योंकि हिजाब से आजादी अब पूरी दुनिया का मुद्दा है, सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं है। हिजाब पर आज बहस जरूरी है क्योंकि सवाल दुनिया की आधी आबादी के हक का है। आज ये बहस जरूरी है क्योंकि हिजाब के बहाने कट्टरपंथी सोच को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है। आज ये सोच इसलिए भी अंडर अटैक है क्योंकि पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है और ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान की हिजाब क्रांति पर भारत में भ्रांति है, क्योंकि धर्म के नाम पर महिलाओं की आजादी को बंधक बनाने की ये कोशिश नहीं, एक सोची समझी साजिश है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के मंच पर आने के लिए। आपने सुना, आज हम हिजाब पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स चाह रहे हैं। हिजाब को लेकर एक लड़ाई सर कोर्ट में लड़ी जा रही है। सबसे पहले तो एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर भी और राजनीति का एक लंबा दौर आपने देखा है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कई दौर आपने देखे हैं सर। ये जो हिजाब पर बहस है ये क्यों है सर? अब ये सब कर्नाटक में शुरू हुआ और कर्नाटक के हाई कोर्ट ने तो वो साफ कह दिया कि जो कॉलेजेस गवर्नमेंट के पैसे पर चलते हैं उसमें गवर्नमेंट के अधिकार है कि वो कहें, यदि कहें तो कि हिजाब नहीं पहन के आ सकते हैं, हमारी यूनिफॉर्म में वो जुड़ता नहीं है, बनता नहीं है, तो उसको मानना चाहिए। तो ये नहीं कहा कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। हिजाब स्कूल के बाहर आप पहन सकते हो या आप कोई ऐसे स्कूल में जाओगे जहाँ हिजाब पहनने के लिए पहले से अनिवार्य है, जैसे वो इस्लामिक स्कूल्स होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे देश में कभी भी हिजाब को बैन करने के लिए कभी बात आएगी। और हम तो समझते हैं कि लोकतंत्री देश में जहाँ सरकार की संस्थाएं हैं उसमें जो कानून बनती है उसको तो पब्लिक को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप अपने स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल में जाकर हिजाब पहन के जा सकते हैं जहाँ वहाँ अनुमति है। स्वामी साहब, आपने बहुत जो सबसे अहम पॉइंट था इस बहस का, आपने खुद वही सरल और स्पष्ट कर दिया हमारे दर्शकों को कि भारत में हिजाब पर पाबंदी नहीं है। यहाँ लड़ाई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ड्रेस कोड है उसे लेकर। और अभी सर ने बहुत सरल भाषा में, साधारण भाषा में इसे एक्सप्लेन किया। सर, एक डिबेट जो छिड़ी है, क्योंकि ये दुनिया भर में एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में जो है वो हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है और महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनना चाहती हैं। एक आर्ग्यूमेंट जो यूज किया जा रहा है भारत से लेकर विदेशों तक, वो ये कहा जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, नहीं, आपका सवाल ये है तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पार्लियामेंट में कई मुस्लिम महिलाएं जो साड़ी पहन के आते हैं,
कई ऐसे जगह हैं जहाँ वो मुस्लिम्स उनको अनुमति नहीं देगा कि साड़ी पहनने के लिए। कल ये नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जाओगे तो साड़ी पहन के नहीं आ सकते हो। तो लोकतंत्री देश में इतना छूट होती है, परंतु उस छूट में एक सीमा होती है, जो चाहे आप नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द है आर्टिकल 19(2) हमारे संविधान में, और इसी प्रकार से जो धर्म के सवाल पर जो आर्टिकल 25-26 है उसमें भी है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये अंकुश के अंदर आप अपनी पूर्ण अधिकार रख सकते हैं, कहाँ पूजा करना कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उस ढांचा के अंदर आपको करना चाहिए। ये हमारे संविधान में है, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ अनिवार्य है, जैसे कहीं दिखा दें मुझे कुरान में कि ये अनिवार्य है, ऐसा तो नहीं है। और ईरान का जो है वो तो शिया देश है। अब पैलेस्टीन चले जाइए जहाँ सुन्नी का है देश है, वहाँ तो वो कहते हैं हिजाब मना है, प्रतिबंध लगा है। तो इसीलिए मुसलमान देशों में भी विभिन्न प्रकार के हैं। सवाल इतना ही बनती है कि हमारे लोकतंत्री देश में आपको अधिकार है कि जो चाहे आप कर सकते हैं, नहीं, एक सीमा है उसके अंदर, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर आप कर सकते हैं। और यदि एक स्कूल में यूनिफॉर्म है और एक अनुशासन है, उस अनुशासन को मान के आपने एप्लीकेशन भी की है, अंदर आने के बाद ये कह सकते कि नहीं हम स्कूल का जो अनुशासन है वो नहीं मानेंगे, ये कह नहीं सकते। या पहले ही से कह दो कि ये हो तो हम नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जो बार बार दिया जा रहा है, स्पेशली जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दे रहे हैं, वो ये दो बातें कहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आप इस्लामिक देशों से भारत की तुलना कैसे कर सकते हैं, तो एक सेक्युलर कंट्री है। दूसरा वो ये कहते हैं, जो अभी आपने आर्टिकल 25 और 26 का जिक्र किया, जो अभी मैंने सुना, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, वो कहते हैं कि हम ये अधिकार, ये हिजाब पहनने का अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन आर्टिकल्स में गारंटीड है, तो वो अधिकार सरकार कैसे छीन सकती है हमसे? नहीं, हिजाब का तो जिक्र नहीं है आर्टिकल 25-26 में। आर्टिकल 25-26 में कहा है कि आपको अपने हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं, आप अपना धर्म के अनुसार काम कर सकते हैं, परंतु एक सीमा है, उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। पब्लिक ऑर्डर, कोई जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं कर सकते। जो एक नैतिकता का सवाल है, उसका भी आपको मान्यता देना पड़ेगा, नैतिकता के बाहर नहीं कर सकते। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वैसी तो बहुत माहिर हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते उनके सामने तो कुछ भी कह देंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते उनके सामने कुछ भी कह देंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं और आप जैसी आवाज़ है उनके सामने कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा और जवाब मिलेगा। मैं एक बहुत कॉमन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी रही कि सिख तो इस देश में टर्बन पहनते हैं, सिंदूर मंगलसूत्र की परमिशन है, तो फिर हिजाब पर पाबंदी क्यों? क्योंकि जहाँ तक पगड़ी है सरदारों का, वो उनके सिख धर्म में अनिवार्य है। हिजाब कहीं दिखा दीजिए का अनिवार्य है, कहीं भी नहीं है। कहीं कुरान में दिखा दीजिए, हदीस में दिखा दीजिए, सीरा में दिखा दीजिए, ये 3 पुस्तक उनके मेन है, वही है। उसके भी बाहर जो कौन मुल्ला कहता है वो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तो सिखों के लिए है पगड़ी पहनने के लिए, इसीलिए पहनने के लिए हमने उनको विशेष अधिकार दिया है। और जो लोग बिंदी मंगलसूत्र इन सब पर जा रहे हैं सर, उनसे क्या? सर प्लीज कैरी ऑन। क्या सर, जो लोग बिंदी मंगलसूत्र कलावा, हाँ, उसमें कल कहेंगे कि जो स्कूल गर्ल्स हैं
वो मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते, तो स्कूल गर्ल्स के तो हमारे हिंदू तो मान नहीं लेंगे। और कोई स्कूल में लड़की आती है, वो उसका शादी कहाँ हुआ है? मंगलसूत्र तो शादी के बाद ही होता है। और साथ ही ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, ये जो पूरी डिबेट है दरअसल ये तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हमारे देश में तो माइनॉरिटीज ही माइनॉरिटीज है। ब्राह्मण माइनॉरिटीज नहीं है, क्षत्रिय माइनॉरिटीज नहीं है, शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज नहीं है। माइनॉरिटीज तो सब जगह है। हम लोगों को तो सीधी बात यह है कि हमारी संविधान में जो लिखा अधिकार है वो क्या अपमानजनक आपके लिए है, या आप इसको खुद मान करके ये संविधान को बनाई? जिसने संविधान को लिखा, जिन्होंने उसकी संशोधन किया, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर तो शेड्यूल कास्ट थे, और तरह तरह के लोग थे, कोई एक जात का नहीं था। मुसलमान भी उसमें बहुत थे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब सब मान करके एक संविधान बनाई है, उसमें हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, सब थे, बड़े बड़े दिग्गज थे। और ये जब तय हो गया और वोट से पास हुआ, उसके बाद उसके अंतर्गत रहना चाहिए। कोई ऐसा विषय है जिसमें दुविधा है या कोई दो राय हो सकते हैं, तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसमें लड़ाई करिए। यही हुआ कर्नाटक में। ठीक, स्वामी सर, वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखते हैं। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, मैं चाहूंगी जो उन्होंने कहा अगर आप उस पर लीगली तस्वीर को साफ कर पाएं, क्योंकि मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि ईरान में एक तरफ हिजाब से मुक्ति की लड़ाई चल रही है और भारत में ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनना चाहती हैं। ये भ्रांति क्यों? उनका जवाब सुनिए सर, उसके बाद मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी उस पर। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार का ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर उनका ओपिनियन है, और 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जी टीवी को बता दें कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत सरकार का, प्रधानमंत्री की सरकार का उस पर क्या ओपिनियन है, वो बता दें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर उनका ओपिनियन उसके खिलाफ है तो क्या वो तेल लेना बंद कर देंगे ईरान से और चबार पोर्ट को हम छोड़ देंगे? तीसरी बात यह है कि भारत का और ईरान का तुलना करना ये भारत की तौहीन है, ये भारत की तौहीन है। मैं कह रहा हूं, भारत एक संविधान है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स में राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। भारत में कोई जिस तरीके का कपड़ा पहने ना पहने, खाना खाए ना खाए, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है। तो भारत की तुलना ईरान से करना ये राष्ट्रवाद नहीं है, भारत को कम माने भारत की बेइज्जती करने के बराबर है जो लोग इस तरह कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। स्वामी सर, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे, वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी इस पर, आपका जवाब। अब वो देखिए, मैंने जैसे कहा, ये बहुत होशियार आदमी है, बहुत पढ़े लिखे भी है, होशियार भी है, और मेरा मित्र भी है, यद्यपि हमारे विचारों में मिलता नहीं है। वो जो बता रहे हैं वो आधा बता रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, लेकिन उसी संविधान में लिखा है ये मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है, जो न्यायपूर्ण अंकुश है वो लग सकती है, और जो लगी हुई है वो है, इससे अतिरिक्त लगाने चाहते हैं तो पार्लियामेंट में पास हो सकती है, यानी 2/3 बहुमत से। ये नहीं बताया उन्होंने। तो इसीलिए वो जब कहते हैं कि फंडामेंटल राइट में मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं कर सकते। एक सीमा है, जो सीमा को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, और उसके बाहर नहीं जा सकते। ये उनको समझाइए। उनसे एक और सवाल पूछा था मैंने, स्वामी सर, उनसे पूछा था कि जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 6 साल की या 7 साल की बच्ची जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करना जानती है? उनका जवाब सुनिए, मैं चाहूंगी आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। फिर अगर उसके माँ बाप उसको इस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बच्ची बालिग हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, और उसको
ये चॉइस मिलता है कि मैं अब अपने डिसीजन ले सकती हूं, तो उसको इख्तियार है। अब जैसा कर्नाटका के बच्चियां स्कूल को जा रही थी हिजाब पहनकर, आपने छीन लिया उन लोगों को। आपने कहा कि उसका फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट पर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है भाई? कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहन सकते, दूसरे रिलीजन के सिंबल्स आप पहन सकते हैं, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? वो बच्ची अपने सर पर हिजाब पहन रही है, अपने दिमाग पर कपड़ा नहीं डाल रही है। ऐसे कई बच्चियों के फोटोग्राफ्स मैं आपको भिजा दूंगा जो गोल्ड मेडल लिए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पहनना चाह रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है क्या? अगर कोई हिजाब बच्ची पहन रही है तो किसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है? मेरे को राइट टू कल्चर है आर्टिकल 29 में, अनफेटर्ड राइट है 29 के अंदर। प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरी बेटी पहनना चाह रही है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप मत पहनिए, मगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तरह बन जाओ, वो कैसे होगा बताइए? स्वामी साहब आपका जवाब? तो कहाँ लकीर खींचेंगे? कल मिलिट्री में कहेगा कि मैं तो बंदूक चलाना के लिए आया हूँ, मैं कुर्ता पजामा में घूमूंगा, मैं परेड में कुर्ता पजामा में आऊँगा। कोई होटल में कहेगा कि भाई मैं क्यों कोट पैंट पहन के वेटर बनूं, मैं भी धोती पहन के आऊँगा। इस प्रकार से कहाँ तक अब छूट दोगे? अब स्कूल में आते हैं बच्चे 18 साल से कम हैं और वो स्कूल की नियम के अनुसार वो दस्तखत करते हैं और वो यूनिफॉर्म सबके लिए लागू है, हिंदू के लिए भी लागू है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो कहें कि स्कूल में आप आओगे, मुसलमान भी होगे तो आपको टीका लगाना पड़ेगा, तो वो गलत होगा। परंतु वहाँ भी मैं ये कहता हूँ कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो पूरा लिखकर पढ़कर समझ लें कि कौन से चीज़ों शर्तों पर आपने हाँ कहा है, उसके बाद अंदर जाइए स्कूल में। नहीं तो और स्कूल में जाइए, मदरसा में जाइए। स्वामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कानून की टेक्निकलिटीज और साथ ही जो कई तरह के दावे किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के पक्ष द्वारा और साथ ही जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव स्पिन किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कल्चर, उस पर आपने जिस तरह की क्लैरिटी हमें दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपको बुलाने के पीछे मकसद यही था कसम संविधान की में कि वो क्लैरिटी हमारे दर्शकों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद। और हमारे साथ इस वक्त और कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ गीता भट्ट हैं, आरएसएस विचारक हैं, फरानाज हैं, लॉयर हैं, हाजिक खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ तारिक फतेह हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और साथ ही हमारे राशिद खान हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। हाजिक खान, पहला कमेंट मैं आपका लेती हूँ। डॉक्टर स्वामी ने बहुत डिटेल में समझा दिया ये जो लगातार फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करना और एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना या विक्टिमहुड का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना। अब आपका जवाब क्या है इस पर? मैडम, सबसे पहले कहूँगा कि अभी स्वामी जी कह रहे थे कि कुरान में अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे। मैडम, ये कुरान की कोडिंग है, ये मैं लेके आया हूँ, उसका तर्जमा अरबी का मैं उर्दू में बताना चाहता हूँ। ए नबी जी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कहें कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। ये अल्लाह का हुक्म है। मैडम, 4 तरह का पर्दा है इस्लाम में। नंबर 1 कि औरत घर में रहे। नंबर 2, अपनी सतर, चेहरा और पैर और हाथ इतने खोलकर सारा जिस्म ढके रहे। नंबर 3 कि जब घर से बाहर निकले तो वो अपने ऊपर बुक्कल मार ले, अपनी एक चादर डाल ले। नंबर 3, अपनी मॉडर्न, ये सतर एक कहलाता है मॉडर्न, ये कुरान ने और हदीस के बीच में। इस्लाम, कुरान जो है संविधान है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। जब सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह तक 24 घंटे में जिंदगी गुजारने का तरीका है और उसमें पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कराया। ये आपने दावा किया, अब जवाब लीजिए। एक मिनट। तारिक फतेह, इन्होंने जो भी कहा ना महिलाएं घर पर रहें, पहली बात तो ये जो महिलाएं घर से बाहर जा रही हैं और काम कर रही हैं तो उनके हिसाब से तो वो शायद कम मुस्लिम हो गई होंगी। आपसे मैं जानना चाह रही थी जो 4 पर्दा बता रहे थे ये मर्दों के लिए नहीं क्या?
मर्दों के लिए अगर हो भी तो ये बदल देंगे, इसमें क्या। इन्होंने तो हजरत उस्मान ने तो 300 कॉपियां कुरान की जला दी और एक जो नया कुरान जो था उसको लेके आपने बांटा, यानी पहला लफ्ज जो कुरान का है रीड वो हटा के चैप्टर 96 में डाल दिया। शरिया की क्या बात करें, 5% कुरान बाकी 95% इन्होंने जो मौलवियों ने खुद 200 साल बाद लिखा है उसको शरिया कानून में ले आए, वो पढ़ाया जा रहा है। कहां पे लिखा है कि औरतें तो जंग करने गई हैं प्रॉफिट के साथ। किस बात की ये बात कर रही हैं, ना तारीख पढ़ते हैं ना इनको कुछ पता है, ये मदरसों की प्रोडक्ट है, इसीलिए मदरसे बंद होने चाहिए। दे हैव नॉट रेड एनीथिंग अबाउट अरब हिस्ट्री के पहले क्या था, किस किस्म की इकोनॉमी थी वहां, औरतों का क्या रोल था। ये हर एक बच्चे को कह रहे हैं कि इस्लाम से पहले हर औरत जो है वो दफना दी जाती थी बेटी। अरे अगर दफना दी जाती तो हम पैदा कहां से हुए। वेरी कॉमन थिंग्स दैट आर थ्रस्ट इन आवर हेड आर कंप्लीटली बेसलेस। लेकिन ये अब सबसे बड़ी बात, ठीक, प्रॉफिट मोहम्मद का पहला कदम, पहली शादी एक बेवा से जिसकी उम्र उनसे 15 साल बड़ी थी और जिन्होंने खुद रिश्ता मांगा। इन मौलवियों में से किसी को बताइए कि किसी ने बेवा से शादी की है और क्या इनको इजाजत है। ठीक है, मैं एक एक कमेंट सबका लूंगी तारिक फतेह, फिर मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। चलिए से कमेंट मोहम्मद खैरुद्दीन, ये पर्दा मर्दों के लिए नहीं है क्या, जिस पर्दे का जिक्र अभी हाजी खान कर रहे थे थोड़ी देर पहले? देखिए, पर्दा जो है ना औरत का जेवर है, और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कुरान शरीफ की आयत को पढ़कर सुनाया है, वो अल्लाह का जो ना कानून है, अल्लाह का हुक्म है। अब ये जो तारिक फतेह साहब जो कह रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी जो है ना कई आयतों को ख़त्म कर दिए, कुरान को बदल दिए, ये उनकी अपनी सोच है और उनकी सोच के ऊपर कोई पैरा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो सहाह सित्ता की हदीस है और जो कुरान की जो ना तफासिर बयान की है, 4 अइम्मा अरबा के जो अक़वाल है, जो उनके जो है ना हदीस पर तफसीर पर है, वो जो बताया गया है वो जो है ना अल्लाह का कानून है, वो क़यामत तक कानून जो है ना बरकरार रहेगा। अब इस पर अगर कोई अमल करता है और कोई नहीं करता है तो वो उसकी मर्जी पर मुनहसिर है, क्योंकि हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई पर्दा नहीं करता है उसको जबरन पर्दा नहीं किया जाता, और अगर जो करता है उसको छुड़ाया नहीं जाता। अब रही बात, हमारे हिंदुस्तान के कानून इस बात की इजाजत देता है कि हर मजहब कानून पे आएंगे। कानून के लिए तो बुलाया था हमने, कानून के लिए बुलाया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, असदुद्दीन ओवैसी क्या करें, वो खुद बैरिस्टर हैं, वो भी सुनवाया हमने अपने दर्शकों को। पर आप एक बात जरा मुझे बताएं, मर्दों के लिए कोई हया का पर्दा नहीं है सर? सब पर्दे महिलाओं के लिए ही हैं। मर्द ना पहले कोई जेवर, उन्हें भी पहनना चाहिए ना जेवर, गहना, आभूषण। सिर्फ महिलाएं क्यों पहने आभूषण? अच्छा सुनिए, अब मैं वो तो कह रहा हूँ, मर्दों के लिए भी हया का जेवर बताया गया है कि जब तुम बाहर निकलो और जो ना नामहरम औरतें तुम्हारे सामने अगर आ जाए तो अपनी नजरों को नीचे रखो। ये हुक्म दिया गया। ये औरत, ये मर्द का पर्दा है कि नजरें नीचे रखे चलो, और जो ना औरत की इज्जत करो। औरत तुम्हारी माँ है, बहन है, तुम्हारी ये बस लिख के छोड़ दिया गया आपके हिसाब से? आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं और उसे ट्रिवियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। ट्रिविलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप जो अभी हमारे स्वामी जी ने जो कहा कि कुरान में अगर कहीं है तो बता दो, हदीस में कहीं है तो बता दो। सर इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछे सर, इसीलिए आपसे सवाल पूछे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सवाल नहीं थे। हर आस्था का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन आपने सारे रूल महिलाओं के लिए डिस्क्राइब कर दिए। फराह जी, आपका जेवर कहाँ है, आपका आभूषण कहाँ है, आपका गहना नहीं पहन के आई आप? एक्चुअली मैं ऐसे गहनों में बिलीव नहीं करती। आप इनसे ये पूछ लीजिए, सूरह अज़ाब की इन्होंने वो आयत का जिक्र कर दिया जिसमें औरतों के लिए डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्या चैप्टर 24 सूरह नूर की वर्स नंबर 30 का जिक्र करेंगे? पहले सूरह नूर में वर्स नंबर 30 में मर्दों के लिए हुक्म आया है कि पर्दे का, उसके बाद औरतों के लिए आया है वर्स नंबर 31 में। तो ये सारे के सारे जो पाबंदी हैं, सारे के सारे ऑर्डेंट जो हैं, वो सिर्फ महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए। पहली बात। दूसरी बात ये है, मर्दों के लिए कोई फतवा नहीं आता, मर्दों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मर्दों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और फिर मेरा एक सवाल ये है कि जब कलाम पाक एक है, उसकी सारी शिक्षाएं पूरी के पूरे संसार में एक है,
तो ये कंट्री टू कंट्री वेरीज क्यों होती रहती है? तलाक बिदअत भारत में माना जाएगा, इस्लामिक कंट्रीज में नहीं माना जाता। पर्दा जो है वो ईरान में माना जाएगा, सऊदी अरेबिया ने जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने 2018 में अपने यहाँ मना कर दिया कि देयर इज नो कंपल्शन। और ये लोग डबल स्टैंडर्ड देखिए आप इनका कि ये लोग एक सेकंड आपने आयत का जिक्र किया था जिसमें पुरुषों के लिए पर्दा और आयत जिसमें महिलाओं के लिए पर्दा, कौन कौन सी आयत जी बताइए आप। एक सेकंड सूरे नूर, खैरुद्दीन जी, एक सेकंड, हाँ बोलिए फराज। सूरे नूर की चैप्टर 24 है, उसकी वर्स नंबर 30। ये पहले मर्दों के लिए बात आई है। थैंक यू हाजिद खान जी, इस पर्दे के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक लीजिए इनसे। हाजिद खान जी, मुझे लगता है इस पर्दे के बारे में ज्यादा डिटेल में आप बता पाएंगे। देखिए, मर्दों के लिए भी पर्दे का हुक्म है। जो पहली जो आयत है उसमें 31 में कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। फिर उसके बाद वही बात औरतों के लिए कही कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औरतों से कहो कि वो अपनी आंखों की, अपनी शर्म निगाह जो है वो शैतान के तीरों में से एक तीर है। और फरमाया कि किसी में औरत को अगर आप देख रहे हो तो बस इतनी निगाह डालो इस्लामिक एतबार से। मर्द को भी कहा गया है कि उसको बस एक बार देख के दोबारा ना देखो। ये और रही बात घर में 14 लोगों से सिर्फ जो महरम है उनसे पर्दा नहीं है, बाकी सारे मर्दों से, यानी बाप से 4 तरह के बाप। नंबर 1 बाप रज़ाई बाप। अभी आप पर्दे पर रह लीजिए, अभी क्या कहा फराजी ने, फराजी ने उन्होंने कहा कि मर्दों के लिए भी पर्दा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। बिल्कुल है, मर्दों के लिए भी पर्दा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। बिल्कुल है, मर्दों के लिए भी उस पर्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। उसमें नहीं बुर्का की बात हुई। एक सेकेंड, जब हया की बात वहाँ की गई, जब शर्म की बात वहाँ की गई, तो उसमें बुर्का की बात नहीं की गई, उसमें किसी हिजाब की बात नहीं की गई। क्या बात है? राशिद खान, आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। ठीक है सर, रुक जाइए। राशिद खान, मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि अभी जिस तरह से मेरा हाजिद खान ने और साथ ही खैरुद्दीन जी ने मेरा भी ज्ञानवर्धन किया है, मैं जानना चाह रही थी, आप किसी महिला की तरफ देख के बात नहीं करते? आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? पहला सवाल तो मेरा ये आपसे। ना, पहले मेरा जो सवाल है, आप मुझे देख पा रहे हैं? सूरे नूर में और सूरे अज़ाब में। राशिद खान, आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जी, बेशक देखो, आप देख पा रहे हैं? इज्जत की निगाह। हाँ। जी, कई बार टेक्नोलॉजी भी साजिश बहुत गलत वक्त पर करती है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, मैं आपसे आगे आपका कमेंट लूंगी। गीता भट्ट, एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ हिजाब, एक रिलीजियस प्रैक्टिस, माइनॉरिटीज के राइट्स। जी अदिति जी, देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आज जब हम देख रहे हैं ईरान में जिस प्रकार से महिलाओं ने बाहर निकलकर, और महिला नहीं, उनके साथ आप देखें तो वहां से जो वीडियोस आ रहे हैं, पुरुष भी उनके साथ, कई पुरुष हैं जो बाहर निकल के कह रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें समर्थन कर रहे हैं। तो एक मंथन कहीं ना कहीं समाज में शुरू हुआ है। आज वो सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे है कि देश की जो आधी आबादी है उसके ऊपर आप इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप अपने समाज की महिलाओं के ऊपर अगर उसको आप एक तरह से जबरन लागू अगर कर देंगे तो उनके पास विकल्प क्या है, आप ये बताइए। जब आप 2 साल की उसकी उम्र से उन्हें ये सिखाने लग जाएंगे कि आपको ऊपर से नीचे तक अपने आप को ढक के रखना है, तो आप ये समझिए मानसिक तौर से क्या उनके अंदर यह सोचने की शक्ति रह जाएगी कि वह अपनी स्वच्छंद तरीके से अपने आप कपड़े पहन सकती हैं। हर समाज में बात। ठीक है, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा भी था सदुद्दीन ओवैसी से, और उनका जो जवाब था वो भी हमने सुनवाया था। जल्दी से तारिक फतेह, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से व्याख्या की गई है, उसके बाद सवाल ये कि आदमी तो नजर भर से ही पर्दा डाल लेगा, लेकिन महिलाओं के लिए ही कपड़े की मजबूरी है, महिलाओं को ही पर्दा डालना पड़ेगा, महिलाएं नजर का पर्दा नहीं कर सकती हैं, क्या ये कह रहे हैं? ये देखिए, मुसलमानों की बदनसीबी है कि कुछ 400-500 साल से
इनके यहाँ कोई सोच की एडवांसमेंट नहीं हुई है, रीजन रैशनल कोई बात नहीं। अब देखिए, एक सवाल आपने पूछा कि क्या आप देख पा रहे हैं, कितनी झिझक लगी, 4 दफा पूछा तब उन्होंने कहा हाँ मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर सेइंग दे शुडंट बी लुकिंग एट यू। वो तो इस डिबेट में भी नहीं आना चाहिए उन्हें कहीं यहाँ औरतें बैठी हैं, अपनी सर को लेके जमीन की तरफ कर लें तो मानेंगे। इनमें से एक ने बेवा से शादी नहीं की है और ये हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं इस्लाम की। आप मुझे बताइए कि बीबी खदीजा, हिज फर्स्ट वाइफ, प्रपोज टू द प्रॉफिट, इनमें से एक की बेटी अगर कहे किसी मर्द से कि मैं तुम्हें शादी करना चाहती हूं, उसको तो ये पहले मार मार के घर में उसको आवारा कह देंगे। ये तो कहते हैं कि जिसके सर पे पर्दा नहीं, वो हिजाब नहीं है, वो बेहया है। द वर्ड दैट दे यूज इनसाइड you on your own without a hijab are behaya. That is how they deserve कि कौन किस काबिल है, कितनी इज्जत का है। ये हिंदुस्तान में रह के, जहां अजंता केव्स में कभी नहीं गए, इन्होंने पूरा कामा सूत्रा नहीं देखा, पूरा जो हेरिटेज है हिंदुस्तान का वो बगैर देखे हुए सर के ऊपर औरतों का बोले आए, तो पहने ना अरबी कपड़े सड़कों पे, क्यों पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, क्यों कमरबंद बांधते हैं, बेल्ट लगाते हैं, जाइए वो तोप पहन के जाइए। ठीक ठीक ठीक, तारिक फतेह वापस आएंगे। राशिद खान इस वक्त हमारे साथ है। राशिद खान, जो सवाल मैं पूछ रही थी जी उसका जवाब जी, आपका सवाल था कि मैं आपको देख रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको देख सक रहा हूं, मैं जब तक आपको शफाफ पाक नीयत से, मैं मेरी बहन की नीयत से आपको देख सक रहा हूं, जब तक ये चीज बिल्कुल सही है। जिस वक्त मैं आपके ऊपर निगाह गलत करूंगा तो मैं गुनाह का हकदार हो जाऊंगा। तो ये बात समझने की कोशिश करिए। और जब पर्दे की बात आती तो सूरे अल अज़ाब, सूरे नूर में वाज़ेह तौर पर लिखा ना एक सेकेंड राशिद खान, एक सेकेंड। अभी फराह जी ने एक सवाल उठाया था कि जो मर्द हैं उनके लिए भी नजर का पर्दा है और महिलाओं के लिए भी उसी पर्दे की बात हुई थी, लेकिन व्याख्या अलग अलग हो गई, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो गया। क्यों फराह जी? इंटरप्रिटेशन है, देखिए कुरान मजीद की मैं दलील पेश कर रहा हूं आपके सामने, मैं कुरान मजीद की दलील पेश करके बोल रहा हूं, पर्दा फर्ज है, हिजाब फर्ज है ये खवातीन को। और आप समझने की कोशिश करिए, महरम ना महरम के बीच में फर्क क्या है। महरम बोले तो भाई, शोहर, अदिति एक सवाल ठीक है, जवाब दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए आप, मेरा एक सवाल है। हाँ सवाल पूछिए फराह जी का सवाल। एक सेकंड रुक जाइए राशिद खान जी। मेरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन किया था कि औरतें जो है घर में रहेंगे, कितने तरह के पर्दे इन्होंने डिस्क्राइब किए थे। 4 इन्होंने कहा कि औरतें घर में रहेंगी, लबादे में रहेंगी, ढक के रहेंगी। आप ये बता दीजिए, हजरत खदीजा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, जिनका जिक्र जो है तारिक फतेह साहब भी कर रहे हैं, तो वो एक ट्रेडर थी, तो वो क्या जो बिजनेस कर रही थी, बिजनेस वुमेन थी उस टाइम में, तो क्या वो लबादा उड़ के करती थी? क्या वो बुरखे में अपने आप को ढक करके ये ट्रेडिंग करती थी? वो सारी औरतें जो करबला के मैदान में गई, जिन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बैटल में मौजूद रही, वो वहां बैटल फील्ड में मौजूद रही। और जो हजरत ज़ैनब का खुतबा हुआ यजीद की कोर्ट में, तो उस टाइम पे वो क्या थी? वो क्या लबादे में कवर्ड थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है हाजी खान, इस पर आप जवाब दीजिए। तो हाजी खान, जो चीज उनके लिए नहीं है, तो आज मॉडर्न एज में मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों? ठीक है, जवाब लीजिए हाजी खान। मैडम, औरतों ने आके सवाल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मर्द लोग जो है जंग में जाते हैं और बहुत नमाज में जाते हैं और हमसे सारी बातों में आगे रहते हैं, तो हम कैसे फरमाया कि तुम हदीस का मफहूम है मैडम कि अपने घर में रहो और ये जिहाद से ज्यादा अफजल है। रही बात उनकी जिनकी ये कह रही हैं, तो जंग में जो औरतें मुसलमानों की शरीक होती थी वो भी नकाब में होती थी। और हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये बात कर रही है ना, जानकारी नहीं है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल की थी, 15 साल का फर्क था। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन आया तब आपकी उम्र 40 साल की थी, और उसके दीन आने के बाद कभी भी हजरत खदीजा ने कोई बिजनेस नहीं की। उससे अरे सुन लो मैडम, सुन लो,
मालूम कुछ है नहीं। उससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपका निकाह हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सवाल क्या पूछ रही है? एक सेकंड, हाजिद खान सुनिए ध्यान से। आप पर दीन हाजिद आया। खान मेरी बात ध्यान से ऑडियो डाउन कीजिए, बिल्कुल अभी ऑडियो डाउन कीजिए और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस शो में आप महिला की आवाज दबा देंगे वो नहीं हो पाएगा। उन्होंने आपसे जो सवाल पूछा वो सवाल सुनिए, मैं दोहराती हूं उनके लिए वो सवाल, उनका सवाल। और सवाल क्या था? सवाल ये था वो ट्रेडर थी तो वो कैसे ट्रेडिंग कर पाती थी, कैसे व्यापार कर पाती थी, ये पूछ रही थी वो आपसे सवाल। आप उम्र का डिफरेंस बताने चले गए उन्हें। वो तो फैक्चुअली तारिक फतेह ने ही बता दिया था। तारिक फतेह को भी नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम। कहां से मालूम नहीं है? आप सुनते नहीं है ध्यान से, यही दिक्कत है आपकी। आप सुनते नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पूरी कायनात की पूरा ज्ञान आप ही को है। सुन तो लीजिए, इस पूरी दुनिया का ज्ञान आप ही को है हाजिद खान, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जवाब कैसे आएगा? हाँ तो जवाब दीजिए ना सीधा। आपकी उम्र 25 साल की थी, खदीजत कुबरा रज़ी। अरे आपसे उम्र को लेके सवाल किसने पूछा है आपसे? अरे मैडम जब दीन आया वो पूछ रही है कि वो ट्रेडिंग करती थी तो कैसे करती थी। अरे इस सवाल का उम्र का क्या ताल्लुक है? दीन आने से पहले का मामला है। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट नहीं हुए, प्रॉफिट हुए 40 साल की उम्र में, यानी आपके निकाह के 15 साल बाद आपको नौबत मिली है। फिर आप 13 साल मक्का में रहे, 53 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। जब तक तो ये पर्दे की आयत भी नहीं आई थी। इन्हें क्या मालूम है? न तारिक फतेह को मालूम, नहीं ना मालूम। ये तारिक फतेह साहब जो बयान कर रहे हैं इस्लाम में, मैडम न मेरी बस की बात है न किसी आलिम की बस की बात है। सारे दुनिया के करोड़ों आलिम अगर चाहें तो ऑडियो डाउन कीजिए। रूढ़िवादी सोच को प्रमोट करना इस मंच से ये हमारा मकसद नहीं है। तस्वीर लेकर आइए क्रिश्चियन आमनपोर की प्लीज। क्रिश्चियन आमनपोर, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्रिश्चियन पहुंची थी, CNN इंटरनेशनल के लिए काम करती हैं, वो पहुंची थी इंटरव्यू करने किसका? ईरान के राष्ट्रपति रियासी का। खाली चेयर उन्हीं की है। उन्होंने क्रिश्चियन को इंटरव्यू देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना, उन्होंने कपड़े से सिर को नहीं ढका है। तो ये तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान के राष्ट्रपति आए नहीं क्रिश्चियन आमनपोर के क्वेश्चन का सामना करने। अब एक बार बता दीजिए मुझे हाजिद खान, पूरी कायनात का पूरा ज्ञान आपके पास है सर, वो बड़े इस्लामिक हैं या आप बड़े मुसलमान हैं? मैंने आपसे कहा मेरी बस की बात नहीं। और दुनिया के करोड़ों आलिम, जाहिलों को तो छोड़ दो, करोड़ों आलिम अगर उस कुरान में इतना सा भी चेंज जेर जबर का करेंगे ना तो अल्लाह ताला का वादा है कि इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे और कयामत तक ये संविधान रहेगा। 24 साल में इतना बताइए ना, ठीक है सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। चैलेंज किया है कि इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत सिंपल है। ये सवाल बहुत सिंपल है। आपके बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बनेगा। मैं ये कह रही हूँ ईरान के राष्ट्रपति तो आए नहीं क्रिश्चियन आमनपोर के सामने क्योंकि उन्होंने सिर नहीं ढका। आप कहाँ बैठे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? झूठ या मैं बोल रहा हूं? नहीं, आप ये बताइए यानी वो इस्लामिक हैं और आप गैर इस्लामिक हैं। आप जिसके शो में है ना उसने सिर ढका है, सुन लीजिए, और उसने सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर को भी नहीं ढका, उसने एक ड्रेस पहनी हुई है। तो आप किसके शो में हैं और आपके बारे में अब मैं क्या कहूँ? मुझे अपने बारे में जवाब मुझसे इनसे पूछा नहीं जाएगा कि तारिक फतेह दीन में क्या कर रहे थे। अरे तारिक फतेह को लेकर सवाल नहीं, आप ही से पूछ रही हूँ। मैडम रियासी तो बहुत इस्लामिक आपने करार दे दिए। आप ये बताइए आप इस्लामिक है कि नहीं? बिल्कुल है, 100%। आप बैठे हैं मेरे शो में, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने तो सिर नहीं ढका हुआ। मैंने किसी पे एतराज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हाजिक या दुनिया का कोई भी आदमी इस दीन में इतनी सी भी तरमीम करेंगे आगे पीछे अपने पास से कहेगा उसका ठिकाना क़यामत। ठीक है तारिक फतेह आपको जवाब देना चाह रहे। तारिक फतेह बताइए आप। मौलाना साहब, ए भाई मौलाना जवाब दें। कुरान का पहला लफ्ज था इकरा, आपने चैप्टर 96 में कैसे कर दिया उसे? आप आलिम आप कुरान का इकरा है। तो नमाज में कितने फर्ज है? अरे छोड़ दो कुरान। आप 2 रकात नमाज फजर में कितने फर्ज है बताओ देश को। आपकी अभी पता लग जाएगी। वो जो आपसे सवाल करे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। सवाल आपसे कुरान का सवाल है आपसे उसका जवाब दीजिए जल्दी से। कुरान का पहला लफ्ज था इकरा, आपने चैप्टर 96 में क्यों डाल दिया? किसने डाला? अब जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के जमाने में लिखा गया है और सारा कुरान वैसे ही लिखा गया उसी तरतीब से। अरे भाई किताब है दुनिया में, ये वाहिद किताब है जो सीनों में क्या है?
पहले सीना बसीना चला। बड़े आदमी हो, कुरान का पहला लफ्ज क्या है? 70 हाफिज का शहीद हुए, 70 हाफिज कुरान के, कुरान का पहला लफ्ज 24,000 सहाबा के सीने में। मौलाना साहब सुनिए ध्यान से सर, मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी सर अगर आप मुद्दे पर नहीं रहेंगे और सवाल से भागेंगे तो। दुनिया के नहीं, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, बिल्कुल अभी डाउन कीजिए इनका ऑडियो, और सवाल तारिक फतेह एक बार फिर से पूछिए आप इनसे। देखिए, कुरान का पहला लफ्ज क्या है? इसका जवाब है इकरा, द वर्ड रीड। इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि पढ़ने लिखने का कमांड है अल्लाह ताला से, इन्होंने लफ्ज इकरा को चैप्टर 96 में डाला। मेरा सवाल इनसे यह है कि किस शख्स ने पहला वर्ड कुरान का उठा के चैप्टर 96 में डाला? ये किसने अरेंज किया? ये रसूलुल्लाह की लाइफ, उनकी डेथ के बाद किसके हाथ लग गया? पहला कुरान की जिल्द 850 की है जो जर्मनी और ब्रिटेन में पड़ी है। आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर आप और मैं अग्री करते हैं कि पहला लफ्ज इकरा है तो व्हाई डिड यू चेंज इट? और फिर आप कह रहे हैं कि कुरान में कोई बदला ही नहीं है। मैं एविडेंस रख रहा हूं आपके सामने कि आप ठीक है, जवाब ले लीजिए हाजी खान। मैडम 1,24,000 सहाबा मौजूद थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। हज्जतुल विदा के मौके पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है लोगों में जो दीन लाया तुम तक पहुंचा दिया? सारे सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल पहुंचाया नहीं, आपने बस के उसका हक अदा कर दिया। पहला शब्द की बात वो कर रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं सर? वो तरतीब के एतबार से 93 नंबर पर है, 116 आयतों में इस वक्त आप फंस गए सर। कोई बात नहीं, सुनिए एक सेकंड जल्दी से एक कमेंट जल्दी से फरहाद जी का, एक कमेंट जल्दी से फरहाद जी का प्लीज। फरहाद जी। अदिति देखिए, जहां इन कट्टरपंथी मुल्लाओं का जो रहेगा वर्चस्व, वहां यही सब चीजें होंगी जैसे ईरान में हो रही हैं। और वहां की बात आती है तो वो महाशय अमीनी को जो अरेस्ट किया गया था, वो किसने अरेस्ट किया था? मॉरल पुलिस ने। आप मॉरलिटी जो है पुलिस के थ्रू कैसे सिखा सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। और हमारे हिंदुस्तान में भी इनका बस नहीं चलता। हमारे यहाँ भी पुलिस मौजूद है, मॉरल पुलिस मौजूद है। ये जो कट्टरपंथी मौलाना मुल्ला जो मदरसों में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वही मॉरल पुलिस ये तो हैं। और जो औरतों के लिए हमेशा फतवा जारी करते हैं, कभी मर्दों के लिए फतवा जारी नहीं करते। औरतें ये करेंगी, ये नहीं करेंगी, घर में रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी, एजुकेशन लेंगी, घर में रह के लेंगी, मदरसों में जाएंगी, हेड स्कार्फ के साथ स्कूल में जाएंगी। आप हेड स्कार्फ के साथ औरतों को क्यों स्कूल भेजना चाहते हैं? ये एक टोटल डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस है। आप जो लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां हेड स्कार्फ के बगैर उस क्लास में बैठी हैं, तो आप क्या पेश करना चाहते हैं? आप ये एग्जांपल पेश करना चाहते हैं कि जो हेड स्कार्फ के साथ में मुस्लिम लड़की वहां है वो ज्यादा इस्लामिक है, जो हेड स्कार्फ के साथ नहीं है वो अन इस्लामिक है। देखिए, ये डिस्कशन जितना यहाँ पर इंटेंस हुआ और आपने देखा वार पलटवार, दरअसल इस पर इतनी ही तेज उग्र बहस ईरान में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में हिजाब को लेकर चर्चा हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिजाब क्रांति चल रही है ईरान में, जो कि एक इस्लामिक देश है। भारत में भी हिजाब पर विरोध की सुगबुगाहट दिख रही है। अभी आपने हाजी खान को ही सुन लिया, लेकिन सोचिएगा जरूर, हिजाब आपकी इच्छा है या बचपन से आपके आसपास के माहौल और मजहबी दबाव का परिणाम है? सोचिएगा जरूर कि भारत में हिजाब पहनना कतई जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, तो आखिर ऐसा नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि हिजाब नहीं पहना तो मजहब को सम्मान नहीं किया जा रहा? यह भी सोचिएगा जरूर कि हिजाब या धार्मिक चिन्हों को लेकर आखिर अचानक ये बवाल खड़ा क्यों हो गया? क्या ये सियासी हवा तो नहीं, या फिर इसमें वोट बैंक की चिंता तो नहीं? कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे सोमवार रात 8 बजे जी न्यूज पर। आपको याद दिलाते चले, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की रोशनी से। नमस्कार।